फोर्थ पार्ट करेंगे एनर्जी इन सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फंक्शन ऑफ एक्स होगा। फंक्शन ऑफ टी देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होगा। काइनेटिक मिनिमम होगा एक्स जीरो होगा, मैक्सिमम होगा इक्वल टू हाफ के स्क्वायर होगा, एक्स टू प्लस ए पे मिनिमम होगा इक्वल टू जीरो होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर होता है और जो टोटल एनर्जी होता है कंजर्व होता है सिस्टम में। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा मीन पोजीशन पे, जीरो होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा मीन पोजीशन पे, मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी जो ऑसिलेट करेगा उसका जो टाइम पीरियड होगा T/2 होगा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 2f होगा। हाफ के स्क्वायर माइनस स्क्वायर है, एक्स का ग्राफ है यहाँ पे, ये है, ये टी का ग्राफ है, ठीक है, रिपीट होता है आफ्टर टाइम T/2 और फ्रीक्वेंसी 2f होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा फोर्स होता है वो माइनस du/dx होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के स्क्वायर प्लस u नॉट होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे x जीरो पे मिनिमम होगा सिस्टम का, हाफ के स्क्वायर होगा। अगर अपन एज्यूम करेंगे कि u नॉट जीरो है तो हाफ के स्क्वायर होगा। टोटल मैग्नेटिकल एनर्जी कितना होगा, u नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर होगा, और टोटल मैग्नेटिक एनर्जी u नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर कांस्टेंट होगा, u नॉट प्लस हाफ स्क्वायर कांस्टेंट होगा इन टर्म्स ऑफ t। फ्रीक्वेंसी जो होता है टोटल मैग्नेटिक एनर्जी का जीरो होगा क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, हाफ के स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है। जो काइनेटिक एनर्जी होता है मीन पे उसको एनर्जी ऑफ ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, जो कि रिस्पांसिबल होगा सिस्टम के लिए। एनर्जी ऑफ सिस्टम हाफ के स्क्वायर होगा, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन होगा। यदि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिमूव करते हैं सिस्टम तो ऑसिलेशन स्टॉप होगा। u इज इक्वल टू u नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर होगा, u इज इक्वल टू u नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t होगा। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, हाफ के स्क्वायर होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेट करके टाइम पीरियड T/2, फ्रीक्वेंसी 2f होगा, ठीक है। पार्टिकल में एसएचएम का दिया है 10 जूल, डिस्प्लेसमेंट हाफ है, डिटरमाइन टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर होगा, तो यहाँ से टोटल एनर्जी आ जाएगा 40 जूल, ठीक है। यहाँ पे पूछा रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल x इक्वल टू a/2 होगा, तो काइनेटिक हाफ के स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर होगा, यहाँ से दोनों का रेशियो 3/1 आ गया। पोटेंशियल एनर्जी माइनस du/del x होगा, मिनिमम पोजीशन पे 0 होगा, x इक्वल टू 7 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइम्स है तो यहाँ पे प्लस माइनस a/√3 हो गया। एवरेज एनर्जी कितना होता है, हाफ 4k स्क्वायर होगा। मीन एवरेज एनर्जी होगा u नॉट प्लस हाफ 4k स्क्वायर होगा। मीन एनर्जी दैट इज एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हाफ 4k स्क्वायर, टोटल एनर्जी बाय 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है, करेक्ट ऑप्शन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, पोटेंशियल मैक्सिमम हाफ के स्क्वायर प्लस u नॉट 600 जूल है, के मैक्स होगा हाफ के स्क्वायर होगा, ठीक है। टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर प्लस u नॉट होगा 120 जूल होगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ 4k स्क्वायर 40 जूल होगा, मीन पोजीशन पे हाफ के स्क्वायर 80 जूल होगा, ठीक है। फोर्स होगा du/dx स्मॉल पोजीशन sin x ऑलमोस्ट इक्वल टू x होगा, यहाँ से ma एक्सेलरेशन आ गया, और ओमेगा अंडर रूट म्यू नॉट स्क्वायर बाय अल्फा टाइम पे 2 ओमेगा, ठीक है। ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग को गिव करेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स होगा F इक्वल टू माइनस kx होगा, k स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स माइनस kx होगा, डिपेंडेंसी k इनवर्स इक्वल टू L होगा, k1 L1 इज इक्वल टू k2 L2 होगा, क्या डिपेंड करेगा मटेरियल इनवर्स इक्वल टू लेंथ होगा, एरिया होगा, k इनवर्स इक्वल टू लेंथ होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, लेंथ ऑफ स्प्रिंग होगा, k किस पे डिपेंड करेगा मटेरियल पे इनवर्स इक्वल टू लेंथ होगा, एरिया होगा, k1 L1 इज इक्वल टू k2 L2 होगा, ठीक है। F इज इक्वल टू माइनस kx होगा। अब यहाँ पे देखो स्प्रिंग है कांस्टेंट की और लेंथ है T/2 पार्ट से L/3 12/3 स्प्रिंग कांस्टेंट इस पूछा है। स्प्रिंग कांस्टेंट KL कांस्टेंट होगा KL, K1 L/3 K2 2L/3 K1 3K हो जाएगा और K2 3K/2 होगा। यहाँ पे स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, डिवाइडेड 2:3 रेशियो में स्प्रिंग कांस्टेंट ईच पार्ट होता है, तो K × 5L होगा, K 2L K 3L, तो K1 5K/2 K2 5K/3 होगा। स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, लेंथ है, कट है, n इक्वल पार्ट में, तो स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा 1 पार्ट का, KL कांस्टेंट है, n इक्वल पार्ट है, KL इज इक्वल टू KLN/A होगा, K डैश इक्वल टू NK होगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा मीन पोजीशन पे, मिनिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है मीन पोजीशन पे, मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। टोटल जो टोटल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ 4k स्क्वायर होगा, ठीक है। तो याद रखना फोर्स कंजर्वेटिव नेचर होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व होगा एसएचएम में हमारे, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हाफ के a स्क्वायर x स्क्वायर होगा और हाफ k स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t होगा, ठीक है। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट करेगा टाइम पीरियड T/2 फ्रीक्वेंसी 2f होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेट करेगा टाइम पीरियड T/2 फ्रीक्वेंसी 2f होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब अपन फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में अपन क्या देखेंगे, स्प्रिंग पेंडुलम, कि जब स्मॉल मास को सस्पेंड करेंगे मासलेस स्प्रिंग से तो अरेंजमेंट को स्प्रिंग पेंडुलम कहेंगे। स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए x0 mg/k, Fnet माइनस kx होगा, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पीरियड 2/√m/k होता है स्प्रिंग पेंडुलम में, फ्रीक्वेंसी 1/2/k/m होगा।
टाइम पीरियड जो होगा वो डिपेंड करेगा मास और स्प्रिंग कांस्टेंट में टी अंडर रूट एम होगा, टी नॉट अंडर रूट के होगा। टाइम पीरियड जो स्प्रिंग पेंडुलम का होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए जो वॉच बेस्ड होता है स्प्रिंग पेंडुलम वो करेक्ट टाइम दिखाता है हर जगह। तो टाइम जो हमारा स्प्रिंग पेंडुलम होता है वो जी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है, ठीक है, स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है। अब यहाँ पे यदि स्प्रिंग पेंडुलम को ऑसिलेट करेंगे वर्टिकल प्लेन में, ऑसिलेट करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो उसका टाइम पीरियड रिमेन अनचेंज होगा, चाहे तुम उसको वर्टिकल रखो चाहे हॉरिजॉन्टल रखो, हमेशा टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होगा। टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा ग्रेविटी पे, लेकिन एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। मीन पोजीशन पे एफ नॉट 0 होगा, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग फोर्स 0 होता है, एक्स नॉट एम जी साइन थीटा बाई के होगा, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होगा। यदि दो मासेस कनेक्टेड है स्प्रिंग से, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के, म्यू क्या होगा m1 m2 upon m1 plus m2, जिसको रिड्यूस्ड मास कहते हैं। यहाँ पे देखो ब्लॉक है, मास से कनेक्ट है स्प्रिंग से, स्प्रिंग कांस्टेंट के टाइम पीरियड t है। अब अनदर ब्लॉक ऑफ मास है अटैच है, टाइम पीरियड f5t/4 रेशियो पूछा है, तो 2 पाई अंडर रूट m बाई के होगा, 5t/4 2 पाई अंडर रूट m प्लस m बाई के होगा। यहाँ से इसका स्क्वायरिंग की है, दोनों को 2 बाई 1 से डिवाइड किया, तो ये m/m 9/16 आ गया, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली ब्लॉक इक्विलिब्रियम में डिस्प्लेस कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं, तो इलॉन्गेशन पूछा है, ठीक है। तो f के x नॉट mg होगा, x नॉट mg बाई के होगा, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के होगा, v मैक्स होगा, a ओमेगा होगा, ठीक है। मैक्सिमम इलॉन्गेशन इतना हो गया, मैक्सिमम कंप्रेशन इतना हो गया। आर विच मेजर होगा मीन पोजीशन से नेचुरल लेंथ, ठीक है। ये मीन पोजीशन है, स्प्रिंग फोर्स 0 होता है नेचुरल लेंथ पे, ठीक है। दो ब्लॉक मासेस हैं m1 m2 है, कंसीडर करें से ब्लॉक m रिमूव हो रहा है, फाइंड पीरियड एंड ऑसिलेशन, ठीक है। तो आफ्टर रिमूविंग करेंगे तो m2g के x1 हो गया, x1 m2g बाई के होगा, 2 पाई अंडर रूट m2 बाई के, x0 माइनस x1 m1g बाई के, ठीक है। 2 पाई अंडर रूट m बाई के होगा, m प्लस m बाई के होगा। अब यहाँ पे क्या किए कि a1 बाई a2 करेंगे, अंडर रूट m प्लस m बाई m होगा। मीन पोजीशन पे v मैक्स a ओमेगा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है स्पीड ऑफ ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन पूछा है, तो v डैश v बाई 2 होगा, नेचुरल लेंथ होगा, आफ्टर कोलिजन होगा, कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, x इक्वल टू v अंडर रूट m बाई 2 के होगा, एम्पलीट्यूड होगा m प्लस v नॉट हो गया, ठीक है। यहाँ पे होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल होगा म्यू mg बाई m है, एक्सेलरेशन म्यू टू होगा, एक्सेलरेशन मैक्स म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a होगा, म्यू g m प्लस m बाई k होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे दोनों हैं, नेट फोर्स के इक्विवेलेंट k1 प्लस k2 होगा, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट होगा। तो स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में k इक्विवेलेंट k1 प्लस k2 होगा, मतलब जैसे सीरीज रेजिस्टेंस में होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई k होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा नेट फोर्स m1 प्लस h2 k इक्विवेलेंट x k माइनस k इक्विवेलेंट k1 प्लस k2 होगा, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि यहाँ पे 1 अपॉन k इक्विवेलेंट 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 होगा, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट होगा, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k इक्विवेलेंट बाई m होगा। टाइम पीरियड हो गया अंडर रूट m अपॉन k1 k1 k2 के इक्विवेलेंट होगा, t स्क्वायर t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर होगा, ठीक है। अंडर रूट k1 होगा, t2 अंडर k2 होगा, m अपॉन k इक्विवेलेंट होगा, k1 प्लस k2 होगा। यहाँ से आ गया 1 अपॉन t2 इज इक्वल टू 1 अपॉन t1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t2 स्क्वायर होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, तीनों सीरीज में है तो k इक्विवेलेंट 6 के होगा, 3 तो 5 6 के 2 पाई अंडर रूट f1 t। तो बच्चों सीरीज पैरेलल में k इक्विवेलेंट k1 प्लस k2 प्लस k3 होगा, और सीरीज में 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3 होता है, ठीक है। ये हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा है, ये दोनों तीनों सीरीज में हैं, तो यहाँ पे होगा 1/2 के 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 2 के होगा। ये दोनों किस में है, सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में है, तो 2 के कितना हो गया, k हो जाएगा सीरीज में, और पैरेलल में कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा। ये पैरेलल में आ गया तो तीन दोनों ऐड किया तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट 4k बाई m होगा। तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज में होगा k इक्विवेलेंट k1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3, पैरेलल में होगा k1 प्लस k2, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट हुआ। सिक्स्थ पार्ट में बात करेंगे अपन, तो सिक्स्थ पार्ट में देखो यहाँ से हमारा स्टार्ट है सिंपल पेंडुलम से। जैसे लीनियर और एंगुलर में कुछ डिफरेंस होता है, जैसे फोर्स होता है माइनस kx होगा, यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू माइनस टॉर्क थीटा होगा, ओमेगा अंडर रूट k बाई k होगा, अंडर रूट टॉर्क अपॉन i होगा, मोमेंट ऑफ 2 पाई अंडर रूट i बाई c होता है, x इक्वल टू एसन ओमेगा t प्लस पाई होगा, थीटा इक्वल टू थीटा ओमेगा t प्लस पाई होगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड होगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट थीटा स्क्वायर माइनस थीटा नॉट स्क्वायर वेलोसिटी ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा, ठीक है। सिंपल पेंडुलम है, सस्पेंड करेंगे, ठीक है, सपोर्ट करेंगे, सिंपल पेंडुलम होगा। यहाँ पे होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई अंडर रूट l बाई g होगा। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का वो मास ऑफ बॉब पे नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंपल पेंडुलम इंडिपेंडेंट होगा मास ऑफ बॉब के, लेकिन डिपेंड करेगा साइज ऑफ पोजीशन सेंटर ऑफ मास का। जब सॉलिड आयरन बॉब को रिप्लेस करेंगे एल्युमिनियम बॉब से सेम रेडियस का, तो टाइम पीरियड रिमेन अनचेंज होगा, ठीक है। तो मास पे डिपेंड नहीं करता। जो टाइम पीरियड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ 2 पाई अंडर रूट l बाई g होगा, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट l बाई g होगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। यदि पर्सन सिटिंग ऑसिलेटिंग स्विंग में और वो स्टैंडिंग पोजीशन पे आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास अपवर्ड जाएगा और लेंथ डिक्रीज होगा, तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा और स्विंग फास्टर करेगा। जब हॉलो स्फेरिकल बॉब को सिंपल पेंडुलम में कंप्लीटली फिट करेंगे वाटर से, तो स्मॉल होल करेंगे बॉटम में, तो वाटर ड्रेन आउट होगा, पहला टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, और जब स्फीयर एम्प्टी हो जाएगा तो वो फिर से टी हो जाएगा। तो पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर फाइनली टी हो जाएगा, ठीक है।
यदि सिंपल पेंडुलम शिफ्ट हो रहा है पोल्स टू इक्वेटर हेलियस तो टाइम पीरियड डिफरेंट होगा, √1/g होगा। यदि क्लॉक बेस्ड ऑसिलेशन है सिंपल पेंडुलम का शिफ्ट हो रहा है अर्थ टू मून तो अर्थ वो बिकम स्लो हो जाएगा क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। टी मून हो जाएगा √6 इंटू टाइम ऑफ अर्थ होगा, ठीक है। उसके बाद जो पीरियोडिक और सिंपल पेंडुलम मोशन में 2π/L/g इफेक्टिव होगा। g इफेक्टिव इफेक्टिव ग्रेविटी एक्सेलरेशन रेफरेंस सिस्टम रेफरेंस लेफ्ट है तो वेलोसिटी 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, g इफेक्टिव 0 होगा। लिफ्ट मूव कर रहा है तो t/√g प्लस a होगा, t डिक्रीज होगा, g माइनस a होगा, t इंक्रीज होगा। फॉल डाउन करेगा, t इनफाइनाइट होगा। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा, सिंपल पेंडुलम माउंटेड होगा मूविंग ट्रक में। ट्रक मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी 2π/L/g होगा। ट्रक एक्सीलरेट करेगा फॉरवर्ड एक्सेलरेशन से तो g इफेक्टिव g² + a² होगा, 2π/L/g² + a² होगा, ठीक है। यदि सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड है सर्कुलर ट्रैक से कार है तो 2π/L/g² 5/v4/r² होगा, ठीक है। नवा पॉइंट कह रहा है कि यदि t वैलिड होगा जब लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम नेग्लिजिबल हो एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का इनफाइनाइट लेंथ में 84.6 मिनट होगा, इनफाइनाइट लेंथ पे टाइम पीरियड होता है, ठीक है। यदि लेंथ बहुत ज्यादा है रेडियस ऑफ अर्थ से 2π/L/g 1/L + 1/re होगा। यहाँ पे 2π/re/g होगा 84.6 मिनट होगा। यदि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का 2 सेकंड तो सेकंड पेंडुलम होगा और इसमें टाइम लेंथ 1 मीटर होगा। यदि लॉन्ग और शॉर्ट पेंडुलम स्टार्ट कर रहा है साइमल्टेनियसली ऑसिलेट करना तो दोनों सेम फेज में आएंगे मिनिमम टाइम में जब शॉर्ट पेंडुलम कंप्लीट करेगा एक रेवोल्यूशन ज्यादा एज कंपेयर टू लॉन्ग पेंडुलम। ये इंपॉर्टेंट है कि कभी भी लॉन्ग और शॉर्ट पेंडुलम यदि स्टेट ऑसिलेशन एक साथ कर रहा है तो बोथ विल सेम फेज में आएंगे मिनिमम टाइम, और जब शॉर्ट पेंडुलम कंप्लीट करके वन मोर ऑसिलेशन कंपेयर टू लॉन्ग पेंडुलम तो यहाँ पे n large = n + 1 √L small होगा, and n √large = n + L √L small होगा। शॉर्ट पेंडुलम लॉन्ग पेंडुलम, ठीक है। यहाँ पे देखो लेंथ है सिंपल पेंडुलम इंक्रीज है 5%, 2π/L/g ΔT/d 1/2 ΔL/L होगा, लेस देन 5% है 1% आ गया। परसेंटेज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल 200 हो गया 10% हो गया। सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड है, सेलिंग लिफ्ट से रेस्ट है, टाइम पीरियड t है, एक्सीलरेटेड होगा, टाइम पीरियड t/2, √L/g g + होगा, दोनों को डिवाइड किया एक्सेलरेशन 3g हो गया, √g + 4 हो गया, दोनों को स्क्वायर किया 7/5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2 पेंडुलम है बच्चों, ठीक है। n + 1 √L small = n √L larger होगा तो n की वैल्यू 10 आ गया, ठीक है। बिकम एक्सट्रीम पोजीशन है sin ओमेगा t 1 डिग्री 2 डिग्री sin ओमेगा t 1/t 1/6 सेकंड हो गया, ठीक है। ऑसिलेशन सिंपल पर L/g हो गया 2π/2 L/4/g टोटल टाइम पीरियड दोनों का ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है अपन को इसमें अंडरलाइन कर लेना है कि यदि यदि लॉन्ग और शॉर्ट पेंडुलम ऑसिलेट कर रहे हैं एक साथ तो दोनों सेम फेज में होंगे मिनिमम टाइम में जब शॉर्ट पेंडुलम एक और ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा एज कंपेयर टू लॉन्ग पेंडुलम। मतलब n √L larger = n + 1 √L smaller, n √larger = n + 1 √L smaller, ठीक है। तो ये हमारा 7th पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हमारा 7th पार्ट है। 7th पार्ट में क्या हार्मोनिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, सिंगल फ्रीक्वेंसी को उसको हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे, और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस फंक्शन ही हार्मोनिक फंक्शन होता है। y = a sin θ a sin ओमेगा t a cos θ a cos ओमेगा t हार्मोनिक फंक्शन है। फंक्शन नॉन हार्मोनिक हो यदि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है और बेसिकली फॉर्म्ड होगा tan cot sec cosec फंक्शन से, ठीक है। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है यदि फॉर्म्ड हो रहा है tan cot sec cosec फंक्शन से तो वो नॉन हार्मोनिक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पूछा है कि कौन एसएचएम होगा, पीरियोडिक होगा, लेकिन एसएचएम नहीं, कौन नॉन पीरियोडिक होगा। e⁻⁻ωt ये तीनों ही बिकॉज ये रिपीट नहीं करता है, साइन और कॉस में नहीं है, तो ये तीनों ही क्या है हमारा नॉन पीरियोडिक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे sin 2ωt है, एक फ्रीक्वेंसी एसएचएम होगा। अब दो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, यदि फिक्स फंक्शन में साइन और कॉस है तो पीरियोडिक तो होगा ही, लेकिन एसएचएम के लिए सिंगल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि साइन और कॉस है तो वो पीरियोडिक है, लेकिन यदि सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो एसएचएम। यहाँ पे सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो ये एसएचएम होगा, यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी एसएचएम नहीं होगा, ये होगा एसएचएम। और ये sin 3ωt इसको करेंगे तो 3 sin ωt - sin 3ωt/4, तो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो ये एसएचएम नहीं है लेकिन पीरियोडिक है। तो sin स्क्वायर ωt तो पीरियोडिक है और एसएचएम भी है, लेकिन sin क्यूब ωt पीरियोडिक है लेकिन एसएचएम नहीं है। तो पीरियोडिक होने के लिए साइन और कॉस होना चाहिए, लेकिन एसएचएम होने के लिए सिंगल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए साइन और कॉस के अलावा। यदि साइन और कॉस नहीं तो नॉन पीरियोडिक है, ठीक है। यहाँ पे 3 है ओमेगा हो गया, x⁴ + 3 sin ωt ओमेगा है, ओमेगा पाई है। कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मीन पोजीशन चेंज होती है, एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होता, ठीक है। इसको ऐड करने से मीन पोजीशन चेंज हो सकता है लेकिन एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होगा, ठीक है। 4 sin स्क्वायर ωt 4 - 1 cos 2π/t 2 π cos ωt ओमेगा 2π हो गया, 5/π हो गया, 5 sin t + 53 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, वैसे ये हट चुका है लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। फ्री ऑसिलेशन क्या, पार्टिकल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रिस्टोरिंग फोर्स होगा, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एनर्जी रिमेन कांस्टेंट होता है फ्री ऑसिलेशन में। ऑसिलेटर जो कि कीप करेगा ऑसिलेटिंग विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट है उसको फ्री ऑसिलेटर कहेंगे।
डैम्प्ड में क्या होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा और पैसेज ऑफ टाइम को डैम्प्ड कहेंगे। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जिसे फ्रिक्शन रिटार्ड करेगा मोशंस को, और जो मैकेनिकल एनर्जी होगा डिमिनिश करेगा और मोशन डैम्प्ड होगा। लो लॉस्ट मैकेनिकल एनर्जी और ट्रांसफॉर्म होगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट और रिटार्डिंग मीडियम पे। जो रिटार्डिंग फोर्स होगा वो होगा -b होगा, b कांस्टेंट होगा, डैम्पिंग कोएफिशिएंट होगा, x = e - b 2m/t cos ओमेगा t + phi होगा। ठीक है, ओमेगा अंडर रूट के बाई होगा, रिपीट करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन दैट रिटार्डिंग फोर्स अनडेप्ट ऑसिलेटर को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ई बोथ विद टाइम होगा। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी अनडेप्ट ऑसिलेटर का हाफ के स्क्वायर होगा, डेप्ट ऑसिलेटर की एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं तो टोटल एनर्जी होगा हाफ के ई - bt/2m स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर e - bt/m होगा। ग्राफ देखो रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है। ठीक है, 1/2 e/2 में x की वैल्यू 8 हो गया बच्चों, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये होगा। फोर्स ऑसिलेशन क्या होगा, सभी फ्री ऑसिलेशन डाई करेगा बिकॉज़ ऑफ इवन प्रेजेंट डैम्पिंग फोर्स होगा, एक्सटर्नल एजेंसी मेंटेन करेगा, इसको फोर्स और ड्रिवन ऑसिलेशन कहेंगे। अंडर पीरियोडिक ऑसिलेशन सिस्टम ऑसिलेट नहीं करेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी से विद ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, f cos ओमेगा t, एम्पलीट्यूड क्या होगा, f0 √ m ओमेगा d स्क्वायर - ओमेगा स्क्वायर b ओमेगा d/m का स्क्वायर होगा। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है बच्चों, स्मॉल डैम्पिंग एम्पलीट्यूड लार्ज होगा, फ्रीक्वेंसी नियर नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, a f0 b ओमेगा d एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एट रेजोनेंस होगा। ठीक है, बाकी ये स्टेज में रेजोनेंस में मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा ड्रिवन टू ड्रिवन। ठीक है बच्चों, ये हो गया। देखो सोल्डर जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं, क्रॉसिंग ब्रिज करते हैं, तो सोल्डर मार्च अप करते हैं, पॉसिबिलिटी होता है कि फ्रीक्वेंसी जो फुट स्टेप है वो मैच कर जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ब्रिज से, और रेजोनेंस की वजह से ब्रिज में स्टार्ट ऑसिलेट करेगा और वो डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर होगा 1 to 4 और मूव करेगा, और 1 और 4 में सेम फ्रीक्वेंसी होगी। सुपरपोजिशन में क्या होगा, a × a² + a² 2 a1 a2 cos phi tan अल्फा a2 sin theta a1 + a2 cos theta होगा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे हमारा ये समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है हमारा सिस्टम। ठीक है, तो याद रखना कि भैया अगर साइन और कॉस नहीं है तो हमारा नॉन पीरियोडिक है, अगर साइन और कॉस है तो पीरियोडिक है, लेकिन साइन और कॉस के अलावा अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो हमारा वो एसएचएम है। यदि सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हमारा एसएचएम नहीं है। साइन स्क्वायर 2 वाला पीरियोडिक एसएचएम दोनों है, लेकिन साइन क्यूब ओमेगा टी वाला पीरियोडिक है लेकिन एसएचएम नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।